हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 के पीवाईक्यूज़ को। और ये पीवाईक्यूज़ हैं आपके हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के। ठीक है, हायर एजुकेशन से जो भी पीवाईक्यूज़ आपके 2023 में पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, करीब 20+ क्वेश्चन है, तो आपकी यहाँ से बेहतर तैयारी हो जाएगी। और अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आती तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, इसके पहले भी मैंने करेंट अफेयर से संबंधित चीज़ें NEP 2020 सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में हर एक सेट में एक क्वेश्चन आया है NEP 2020 से संबंधित। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैंने दे रखी है। स्वयं प्रभा जितने भी मतलब मैक्सिमम जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड, वो सारी वीडियो मैंने कवर करा दी हैं। तो आज के संदर्भ में हायर एजुकेशन के PYQs हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है एज ए PDF। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखिए, और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, साथ ही नोट्स भी दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में उच्च स्तरीय शिक्षा आधारित थी। तो यहाँ पर देखिए, ये थी आपकी विशेषीकृत पाठ्यचर्या पर, स्पेशलाइज्ड करिकुलम पर। ठीक है, यहाँ पर ना व्यावसायिक पे थी, ना सामान्य पाठ्यचर्या, ना तकनीकी भी बात होती थी। नेक्स्ट है आपका, उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पर बल दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था अंतर्राष्ट्रीयकरण पर। ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन पर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए, सुशासन की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड, मतलब मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस के बारे में बात करता है। तो अब गुड गवर्नेंस क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सुशासन की ऐसी कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि कौन कौन सी होती है। तो इसमें देखिए, ट्रांसपेरेंसी होती है मेन चीज़। तो ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है, मतलब कि सभी तक पहुँच प्रदान करना, विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सरकारी मामलों को जनता के लिए समझने योग्य और सुलभ तरीके से संचालित करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, लोक प्रशासन और संसाधन आवंटन में खुलेपन और पारदर्शिता पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी, जिसको जवाबदेही कहते हैं। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक अधिकारी, संस्थाएं और संगठन अपने कार्यों और निर्णय के लिए जवाबदेह हों, मतलब इससे उनके कार्यों, जिम्मेदारियों, सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंध के लिए जवाब देने का दायित्व यहाँ पर शामिल होता है। मतलब उनको अपने काम के प्रति जो है विश्वास दिलाना आना चाहिए। ठीक है, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात करें तो यहाँ पर सुशासन कानून के शासन के सिद्धांतों पर कायम करता है, जहाँ पर कानून क्या होगा, निष्पक्ष होगा, न्यायपूर्ण और सभी नागरिकों के लिए लागू होते हैं। कानूनी ढांचे को यहाँ पर निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भेदभाव के और नैतिक या व्यक्तिगत हितों के प्रभाव के बिना लागू किया जाता है। यहाँ पर ये नहीं कि अपने हित को पहले, स्वार्थ को अपने ध्यान रखा जाएगा और फिर चीज़ों को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, विश्वास होगा, स्थिरता होगी, है ना, समाज के भीतर ये ज़रूरी होता है। भागीदारी, पार्टिसिपेशन, सुशासन निर्णय लेने की प्रक्रिया, सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सभी के मतलब जो है पार्टिसिपेट करना हो उनको, मतलब सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए, परामर्श चाहिए और जुड़ाव के महत्व को यहाँ पर प्रधानता दी जाती है। तो इसमें सभी तरह के समूह वाले लोग हों या नागरिक समाज संगठन या गैर सरकारी संगठन, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेशन की बात। फिर अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, तो यहाँ पर सुशासन परिणाम प्राप्त करने और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से और कुशलता से वितरित करने पर केंद्रित होता है। यहाँ पर भ्रष्टाचार को कम करने और जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त तकनीकी का उपयोग शामिल होता है। तो इफिशिएंसी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, समानता और समावेशिता, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, यहाँ पर सुशासन समानता, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी व्यक्तियों को उनकी पृष्ठभूमि, लिंग, जातीयता या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अवसर, ठीक है, समता मतलब समान अवसर और संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता, हाशियाकरण और असमानताओं को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि इस तरह की कोई चीज़ें ना हो। नैतिक आचरण, एथिकल कंडक्ट, यहाँ पर ये जो होता है सार्वजनिक अधिकारियों के बीच उच्च नैतिक मानकों को कायम करता है और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। ये पक्षपात और अनैतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करता है, मतलब यहाँ पर बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, और ऐसे व्यवहारों को रोकने और मुकाबला करने के लिए तंत्र स्थापित करता है, मतलब कुछ ऐसे रेगुलेशंस यहाँ पर लगाए जाते हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें ना हो।
ठीक है। अब इतनी चीज़ों को पढ़ने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सुशासन वगैरह से जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इनसे आपके स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं। तो अगर आपको चीज़ें नहीं पता होंगी, टू द पॉइंट नहीं पता होंगी, तो जब स्टेटमेंट के सवाल आएंगे तो उनको ट्रू या फॉल्स करने में आप मिस्टेक कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ना चाहिए और क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए, अनुसंधान और प्रकाशन में नैतिक व्यवहार पर ध्यान देने के लिए एक मिशन के साथ यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पहल की गई है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है अनुसंधान प्रकाशन में नैतिक व्यवहार पे, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन को पलट देना तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि केयर, जैसे ये कह रहा है ना केयर यहाँ पर, कि यहाँ कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स किस लिए यहाँ पर बनाया गया है, तो ये बिल्कुल एथिकल के लिए, एथिक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये बात करता है एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए रिसर्च एंड पब्लिकेशन में, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका जो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो एनडीए का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब इस तरह इस फॉर्म में पूछा है, लेकिन हो सकता है अगली बार आपको संस्था का नाम दे दे और उसका काम पूछ ले, है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें मूल्य प्रवाह इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका ये जो है गैर्प, है ना, गार्प जिसको बोलते हैं, यहाँ पर गाइडेंस डॉक्यूमेंट एंड गुड एकेडमिक एंड रिसर्च प्रैक्टिसेस, ठीक है, सब रिसर्च एथिक्स की ही बात करता है। केयर कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, ठीक है, ये भी रिसर्च एथिक्स की ही बात करता है यहाँ पर। तो ये हो जाता है आपका, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, केयर से संबंधित क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो अब आप रिलेट कर लेंगे कि किससे संबंधित है ना। तो इसका ये जो है बी, सी और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी भाग में निम्नलिखित में से किसने अधिगम और शिक्षण केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। लर्निंग एंड टीचिंग ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इन साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अब इसमें कौन कौन से, तो प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी भाग में अग्रहारों ने शिक्षण और अधिगम केंद्र के रूप में सेवाएं प्रदान की थी। तो अग्रहार और घटिका और ब्रह्मपुरी जो थे सांस्कृतिक संस्थान थे। घटिका धर्म से ही शिक्षा का छोटा केंद्र था और अग्रहार एक बड़ी संस्था थी। तो इसमें अग्रहार का भी जिक्र आया, घटिका का भी आया और आपका ब्रह्मपुरी, है ना। तो ये सारे जो हैं ये संबंधित है किसके, दक्षिणी भाग से संबंधित है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थोड़ा सा आपको याद करके पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जो भी आपका ग्रुप है ना वहाँ पर भी शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक इसकी पहुँच हो जाए, है ना। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म स्ट्राइड, स्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या है। तो अब ये देखिए ये क्या है आपकी, ये भी एक स्कीम है। तो ये है स्कीम्स फॉर, यहाँ पर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इसका डिटेल और जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, स्ट्राइड, STRIDE। यहाँ पे यूजीसी ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु ये पहल की है और इस योजना का उद्देश्य क्या है, युवाओं में निहित प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान की सांस्कृतिक तथा नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब स्ट्राइड विल सपोर्ट द फॉलोइंग इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, कौन कौन से, सोशली रिलेवेंट, लोकली नीड बेस्ड, नेशनली इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये इसके कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे जो कि इनोवेशन के आधार पे थे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, स्ट्राइड के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो देखिए युवा प्रतिभा की पहचान करना और अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करना, ठीक है, स्ट्रेंथन रिसर्च कल्चर, क्षमता निर्माण करना मतलब कैपेसिटी को बिल्डअप करना, नवाचार को बढ़ावा देना, प्रमोट इनोवेशन एंड सपोर्ट ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च, नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास के लिए रिलेवेंट ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च का समर्थन करना और समाज की समग्र भलाई को बढ़ाना, ठीक है। ये सारे इसके स्ट्राइड के मुख्य उद्देश्य थे। इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार यहाँ पर ये जो इस सेट में मतलब इस बार जो 2023 वाले क्वेश्चन थे उसमें स्ट्राइड का कई बार जिक्र आया है। स्ट्राइड, समवॉय, है ना, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में करवा रखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि जब क्वेश्चन फॉर्म से हम लोग करते हैं ना और उसका साथ में डिटेल देख लेते हैं तो एक साथ कई चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं, है ना। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था, मानविकी और मानव विज्ञान मतलब यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ एंड ह्यूमन साइंस और भारतीय ज्ञान प्रणालियों में पहचाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाली राष्ट्रीय नेटवर्क योजनाओं को यहाँ पर फंडिंग प्रदान करना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका स्ट्राइड के बारे में। इतना चीज़ें काफ़ी है आपको जानने के लिए, क्योंकि अगर इससे अदर फिर कोई चीज़ आती है तो हम फिर रिलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी थ्योरी तो किसी को नहीं पता होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में सवाल है। पहला स्टेटमेंट कहता है प्राचीन भारत में शिक्षा की केवल अनौपचारिक पद्धति विद्यमान थी। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा नहीं था। उस समय औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि पता है आश्रम और गुरुकुलों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा दी जाती थी और अनौपचारिक शिक्षा ऐसे घर वगैरह में दी जाती थी, है ना। दूसरा कह रहा है प्राचीन भारत में स्वदेशी शिक्षा घर पर, मंदिरों, पाठशालाओं, गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। तो ये सही बात है। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला स्टेटमेंट है ना वो रॉन्ग है और मतलब ये इनकरेक्ट है, सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट के सवाल यहाँ पर हायर एजुकेशन में काफ़ी बनते हैं। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि एनसीईआरटी भारत में शिक्षा का टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है। मतलब एनसीईआरटी इज द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो क्या शिक्षा का तृतीय स्तरीय शासी निकाय है? तो ये रॉन्ग है। ठीक है, अब रॉन्ग क्यों है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दूसरा स्टेटमेंट कहता है भारत में तृतीय शिक्षा में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों शामिल होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार के लिए विषय में केंद्रीय और राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और तृतीय स्तर पे बात करें तो पता है कौन सी है? वो है आपकी मुख्य शासी संस्था है वो यूजीसी है और एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए रॉन्ग है। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में और चीज़ें जान लीजिए। एक तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। अब इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को हुई थी और भारत सरकार द्वारा ये क्या है आपकी ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, मतलब सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षा संबंधी विषयों पर परामर्श और सहायता देना है। एमएचआरडी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो इसके हैं इस परिषद के आम सभा जनरल बॉडी का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्री के सचिव, और इस तरह से ये जो इसके जितने भी जो हैं यहाँ पर स्टाफ होता है इसके बारे में लिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर या अपने आप नोट्स बना लीजिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है एडिशनल। और देखिए इसका एक और यहाँ पर पॉइंट होता है परिषद के 4 क्षेत्रीय कार्यालय। तो कार्यालय कौन कौन से हैं? अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल एवं मैसूर। यहाँ पर शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के रूप में ये जो है कार्यरत हैं। कौन से? ABBM याद रखिएगा। ठीक है, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल एवं मैसूर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। अब इसके कुछ काम देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिसर्च में होता है, डेवलपमेंटल के लिए होता है अनुसंधान। भोपाल परिषद जो है यहाँ पर नहीं, ये नहीं है। यहाँ पर देखिए विद्यालय शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान करना, ये नहीं है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। विद्यालय शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान करना और शैक्षिक अनुसंधान विधियों पर प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान यहाँ पर ट्रेनिंग का भी काम करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को अनुसंधान कार्य के लिए यहाँ पर आर्थिक सहायता और शैक्षिक परामर्श भी यहाँ पर प्रदान करती है। कौन? एनसीईआरटी। डेवलपमेंट में क्या करती है? यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए शिक्षा के विकास के लिए कार्य करती है, जैसे कि नए पाठ्यक्रम विकसित करना, पुराने पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करना, जो भी यहाँ पर ठीक है बुक्स वगैरह चेंज होती हैं वो सब इसी के द्वारा होती हैं। शिक्षण सामग्री तैयार करना, बदलते परिवेश के अनुरूप यहाँ पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, शैक्षिक तकनीकी, जनसंख्या शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा और अन्य विशिष्ट समूह की शिक्षा के लिए भी यहाँ पे कार्य होता है एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है? शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं ना उनका ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण प्रदान करना। और वैसे तो अभी यहाँ पर फर्स्ट पेपर में भी ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। परिषद विभिन्न स्तरों के जैसे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और यहाँ पर देखिए माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्री सर्विस ट्रेनिंग एंड इन सर्विस ट्रेनिंग यहाँ पर की इसकी जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग। ठीक है, और इसके अतिरिक्त व्यवसायिक शिक्षा, सूचना तकनीकी, शिक्षा तकनीकी, विशिष्ट शिक्षा और गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है। एनसीईआरटी की तरह बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद आपका एक्सटेंशन वर्क क्या है? अपनी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न शिक्षा विस्तार कार्यक्रम का आयोजन करती है। मतलब यहाँ पर
जैसे कि आपके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉम्पिटिशन्स आर ऑर्गेनाइज कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यहाँ पर सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशाला, ये सारी चीज़ों का आयोजन होता है। पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट वर्ग के लिए विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ये सभी कार्यक्रम राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके काम है। और नेक्स्ट है आपका पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पुस्तकों का प्रकाशन करती है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कबुक और यहाँ पर टीचर्स गाइड और यहाँ पर रेफरेंस बुक और रिसर्च रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी प्रकाशित करती है। जो टेक्स्ट बुक होंगी वो आपकी इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू में यहाँ पर पब्लिश की जाएंगी, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पे क्वालिटी समझ लीजिए, ये चीज़ ये पता होनी चाहिए। फिर क्या है, रिलेशंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे, जो एनसीईआरटी है, शिक्षा संबंधी विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को, यूनिसेफ और यूएनडीपी, यूएनएफएफपी, ये सब जो विश्व बैंक से संबंध स्थापित करती है और दूसरे देशों के साथ विद्यालय शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा संबंधी कल्चरल जो है यहाँ पर ये भी एक्सचेंज को, मतलब कल्चरल प्रोग्राम को एक्सचेंज जो है यहाँ पर करती है, ठीक है। इसका भी व्यवस्था करती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से संबंधित हो गई। एनसीईआरटी से भी सवाल कई बार बनता है कि क्या है, कौन सी बॉडी है, इस तरह के सवाल तो बनते ही हैं, ठीक है। स्थापना पूछ लिया जाता है या 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में पूछ लिया जाता है, जो मैंने आपको बताया ABBM, है ना। नेक्स्ट है आपका द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन बिगन ड्यूरिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसकी जो योजना थी ना, उच्च शिक्षा में निजीकरण की नीति, तो ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल भी आपके कई बार आ चुके हैं। तो अब मैं इसको जो है वीडियो तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें दे दूंगी आपको, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है, लेकिन अगर टाइम मिले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। कई बार पहली पंचवर्षीय योजना से भी सवाल पूछे गए हैं, कई बार 8वीं से भी पूछ लिए गए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करने के प्रयास सम्मत थे। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो स्थापना की थी ना, मिलिंद कॉलेज की, ठीक है। ये मिलिंद कॉलेज हैदराबाद के 7वें निज़ाम उस्मान अली खान ने मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना के लिए BR अम्बेडकर को 54 एकड़ ज़मीन जो है आवंटित की थी, ठीक है। तो ये मिलिंद कॉलेज के लिए था। देखिए काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी स्टेटमेंट का सवाल है। ये कहता है संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को भारत में उच्च शिक्षा हेतु विधियों के अधिनियमन की अनुमति देता है। तो ये सही बात है, ठीक है। मतलब दोनों के ही यहाँ पर अनुमति देता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन की बात करें तो 75% से अधिक जो महाविद्यालय निजी क्षेत्र के हैं, तो ये भी बात सही है। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। दोनों ही यहाँ पर सत्य हैं, कोई भी ऐसा गलत नहीं है। नेक्स्ट है आपका 2 स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिए हैं। स्टेटमेंट के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच समीक्षात्मक और यहाँ पर कह रहा है कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, समीक्षात्मक और सृजनात्मक विचार योग्यताओं का संवर्धन करना है। तो हाँ, ये सही बात है, बिल्कुल सही है। उच्च शिक्षा में आकर ही हम रिसर्च या आपकी इस तरह की चीज़ें सोचते हैं ना, कुछ आगे बढ़कर क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं। दूसरा कह रहा है सम विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने स्वयं के पाठ्यक्रम व कोर्स कार्य को डिज़ाइन कर सकते हैं, परंतु डिग्रियां नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो ये गलत बात है, वो डिग्रियां भी प्रदान कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का आपको जो है दे रखा है नोट्स, ठीक है। तो आप लोग जो पुरानी वीडियोज़ है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उनको आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये जो है रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रॉन्ग होगा, डिग्रियाँ प्रदान करता है ना, तो ये सही चीज़ नहीं है, ठीक। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से पहला सही है और सेकंड आपका गलत है, ठीक है। ये डिग्रियां भी वो देते हैं। कोठारी आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं क्या थी, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो कोठारी आयोग कब बना था, 14 जुलाई 1964 को DS कोठारी जी की अध्यक्षता में इसका जो है निर्माण हुआ था। अब इसमें कौन कौन सी जो है अनुशंसाएँ थी, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका था प्रमुख विश्वविद्यालयों में उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना, पहला तो यही था, ठीक है, ये पहला था। उसके बाद आपका है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 6 मेजर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना। उसके बाद है इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ लेक्चरिंग, ठीक है। तो ये जो है इसके रिकमेंडेशंस थे, किसके, कोठारी आयोग के। कोठारी आयोग से सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके आज कुछ क्वेश्चन हो गए और आगे भी हम इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी जो है करने की कोशिश करेंगे पूरे। अब कुछ ही बचे हुए हैं, तो आपके हायर एजुकेशन के और ICT के वो मैं आपको पूरे करवा दूंगी, ठीक है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।